हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैं रोजाना बताता हूं, आपकी सक्सेस का मंत्र देता हूं। प्रीलिम और मेन में, प्रीलिम में सेफली पास हो जाओ आप, और मेन में आपका रैंक आए। उसका मंत्र ये है, सबसे पहले आप मेरी मेल पे जाके अपॉइंटमेंट फिक्स करो शाम की। मैंने 2 से 3 घंटे आपके लिए रखे हुए हैं, चाहे आपने एनरोल किया है चाहे नहीं किया, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय जो 1 साल की, 1.25 साल की हम स्ट्रेटजी बनाएंगे ना प्रीलिम मेन की, वो इतनी स्ट्रिक होनी चाहिए कि हम सीधे जो है हमारा हिट करे टारगेट। रोजाना बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, मैं काफी उसमें जो है फेर बदल कर रहा हूँ। कोई सी सेट को लाइटली ले रहे हैं, ऑप्शनल करना है, क्या करना है ऑप्शनल में, जीएस की तैयारी कैसे करनी है, पेपर 1, 2, 3, 4, करंट अफेयर किस तरह से करने हैं, ताकि प्रीलिम और मेन दोनों का जो है पर्पज हो जाए हमारा पूरा। तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इमीडिएटली मेल पे जो है अपनी रिक्वेस्ट डाल लें, कम्युनिटी में, टेलीग्राम पे, हर जगह में, अपनी हर वीडियो में मेरा मेल एड्रेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखें, उसमें अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। उससे आपको एकदम फायदा होगा कि आपका समय भी बचेगा और आप टारगेट हिट कर सकते हो, फर्स्ट टाइम में प्रीलिम को पास कर सकते हो। अधिकतर मैंने देखा है कि 99% बच्चे प्रीलिम से डरते हैं, 100% बच्चे प्रीलिम से डरते हैं पहले, क्योंकि वो एक ऐसी टिकट है जो आपको मेन में बैठने के लिए जो है अलाउ करती है। यदि प्रीलिम में हमारे जो है डाउट होगा, हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा? प्रीलिम के लिए मैंने इतना बढ़िया जो है एक पैकेज मॉडल तैयार किया है। मैंने अभी से मॉक टेस्ट शुरू कर दिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। करंट अफेयर्स 100% न्यूज़पेपर से करना है आपने, इसमें कोई हमारे पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है, न्यूज़पेपर के सिवाय कोई मैगजीन नहीं है। वो मैं आपके साथ हूं, मैं कराऊंगा। प्रीलिम और मेन के लिए न्यूज़पेपर से ओरिजिनलिटी होगी उसमें। प्रीलिम में आपके बिल्कुल सेफ करना है मैंने करंट और स्टैटिक भी मैंने शुरू कर दिया। एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते ही नहीं, ज्यादातर बच्चों को मेरे क्वेश्चन आते नहीं। एनसीईआरटी से बनाता हूँ, चैप्टर भी बताऊंगा, चैप्टर के हिसाब से, चैप्टर वाइज बताऊंगा, क्लास के हिसाब से मॉक टेस्ट बना के दिखाऊंगा। उससे आपको यह पता चलेगा, मान लिया आपने लक्ष्मीकांत पढ़ दी पूरी क्रिटिकली, उसके बाद मेरे मॉक टेस्ट करो लक्ष्मीकांत के। आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ती 11th 12th की, उसके बाद मेरे मॉक टेस्ट करो। शुरू से ही हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे, ना कि दिसंबर में। स्ट्रेटजी को बदलो, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी चाहिए हमें, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया में। अब हम कल का हिंदू, जिसमें कि बहुत कम न्यूज थी, फिर भी मुझे एक न्यूज मिल गई, एक क्वेश्चन मिल गया। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये बताना कि आज न्यूज़पेपर में कोई न्यूज नहीं है। वाई टू वेस्ट टाइम? क्यों आपका प्रीशियस टाइम में वेस्ट होने दूंगा? ये बहुत बड़ी बात है ये बताना भी आज कुछ नहीं है न्यूज़पेपर में, सिर्फ ये 1-2 न्यूज है, ये आप कर लो, नहीं तो आपका 1.5-2 घंटा बच गया इससे। अब ये कल जो है एडिटोरियल पेज पे अवॉइडेबल ट्रेजेडी, ये आपका मेन का क्वेश्चन है। रिलीजियस कांग्रीगेशन में आमतौर पे आपने देखा है कि इतनी कांग्रीगेशन हो जाती है, मान लिया वो परमिशन तो लेते हैं 2 लाख लोगों के लिए, हो जाते हैं वहां 5-5 लाख, 10-10 लाख। तो क्या हुआ, यूपी में हाथरस में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, 120 लाइव्स चले गए। और इस तरह की ट्रेजेडी जो है पिछले कई सालों में हमने ऐसी बड़ी बड़ी 5-6 तेजी देखी है पिछले 20 सालों में। ये ट्रेजेडी ना हो, और इनमें ज्यादातर जो है, जो रिलीजियस कांग्रीगेशन है, ज्यादातर इसमें वल्नरेबल सेक्शन है हमारा इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीक है, गरीब लोग हैं, वो इनके पीछे दौड़ते हैं, बाबाओं के पीछे। अब इसमें लास्ट बार आप देखेंगे, इसमें आपका जो है एथिक्स का सवाल आ सकता है ये, और इसमें आंसर भी है। द मोस्ट ट्रेजिक एस्पेक्ट एज सीन इन द पास्ट इज दैट इट वाज ऑल अवॉइडेबल। ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये तो हो ही जाता है, क्योंकि इतने लोग आएंगे तो हो ही जाएगा मेलों में, जब नहीं, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। देखिए, हैड देयर बीन प्रोएक्टिव स्टेप्स टेकन बाय
विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये लाइन लिखने की है, ये मैगजीन में नहीं कोई लिखता, ये आप लिखोगे एग्जाम में जाके। प्रोएक्टिव स्टेप्स टेकन बाय विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो ये अवॉइड कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटीज इन मेनी स्टेट डू नॉट अपीयर टू हैव लर्न लेसन्स और मेड यूज ऑफ द अवेलेबल बेटर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। अब पहले की बात नहीं, 20 साल पहले वाली, अब हमारा कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी बेटर है। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंश्योर ए जस्ट कंपनसेशन पैकेज। पहले तो कंपनसेशन दे जो मरे हैं और जो इंजर हुए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, पहले उनको रिहेबिलिटेट करो जो अफेक्टेड है। देन कॉस्ट ऑफ विच हैज टू बी बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजर्स। ये जो बड़े बड़े जो बाबा हैं, भोले बाबा, नारायण शंकर हरि, इनके पास जो है अरबों रुपया है, उनसे वसूल किया जाए, ये आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजर से। द ट्रेजेडी इज ए क्लासिक स्टडी इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज क्लाउड्स। लार्ज क्लाउड को मैनेज किया कैसे किया जाए, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप लिख लो, आज नोट्स बना लो जितना इसमें मिलता है। हम इस पे एक मॉडल आंसर लेके आएंगे जल्दी ही। Then the officials concerned should ensure that organizers have wherewithal to handle large gathering of any size. उनके पास मैनेजमेंट टेक्निक होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिशियल्स है, चाहे वो एमसी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, चाहे वो पंचायत है, सभी की जिम्मेवारी है। उसके लिए क्या, लोकल अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो कंडक्ट ए ड्रिल हेड ऑफ सच। कभी भी जो है मॉक ड्रिल नहीं होती, सब जो है ऐसे ही चला रहे हैं। मॉक ड्रिल होनी चाहिए उससे पहले, क्योंकि कैसे हम जो ना वहां पे फायर ब्रिगेड कितनी गाड़ियां हैं, हॉस्पिटल में क्या अरेंजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या अरेंजमेंट है, स्टैम्पिड तो नहीं हो जाएगी, कहाँ कितने लोग इकट्ठे होंगे, लाइक दैट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट political, executive, and bureaucracy and organizers of any public event should be conspicuous of the fact and loss of the life is a tragedy for the person's family. The arrangements for the mass function should be governed by this fact. Organizers हैं जो political executive है, bureaucracy, उनकी responsibility फिक्स होनी चाहिए ऐसे जो ट्रेजिडीज होती है, ये ताकि भविष्य में रिकरेंस ना हो। इसका आंसर कितना अच्छा दिया है, ये लिखना है हमने। हम मारते हैं वहां गप्पे, हम वहां अंदाजे से लिखते हैं मेन में जाके, इसलिए हमारे यहाँ नंबर आते हैं 2, 2.5, 10 में से, 15 नंबर में से। तो ये मैं लिखना आपको सिखाऊंगा साथ में मेन का भी इसी तरह से, ताकि हमारे मॉडल आंसर हम ब्यूटीफुल आंसर लिखें जो एग्जामिनर चाहता है, जो यूपीएससी चाहती है। अब ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, कभी भी आ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन, वो देखते हैं आप में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम में जाने की क्या कैपेसिटी है, क्या आप में वो स्किल्स है। The stampede in religious congregation in Hathras could have been avoided. What are the reasons for such stampedes? How religious gatherings should be regulated to avoid such stampedes? ये हमने स्टैंडर्ड लिखने हैं मॉडल आंसर, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो कि पुलिस ज्यादा लगाई जाए, ये लगा, वो तो है ही, लेकिन सिस्टम से लिखना, सिस्टमेटिक आंसर लिखना है, मेटिकुलस प्लानिंग से। अब ये बार बार आ रहा है, हरिकेन बेरिल बारबाडोस में आया था, अब जमैका की तरफ जा रहा है। अब इंडिया जो होस्ट करेगा 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सेशन, जिसमें जीआई टैग देते हैं, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगी जुलाई 21 से 31। तो इसमें जो है जीआई टैग मिलेंगे, हमने उन पर ध्यान रखना है। 2022, 23, 24 ये हमें जीआई टैग पता होना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है अल्टरनेट ईयर पे। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जो जीआई टैग को डिसाइड करती है, इंटेंजिबल टेंजिबल, फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज टू वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को। ठीक है, अब ये एडिटोरियल पेज पे आज की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल है द हिंदू में, और ये कंप्यूटर लिटरेसी पे है कि क्यों जरूरी है इंडिया में कंप्यूटर लिटरेसी, क्यों एसेंशियल है। ये ऐसे भी आ सकता है आपका कंप्यूटर लिटरेसी पे, याद रखना। ये मेरे मुंह से निकल जाता है ना, तो ये एग्जामिनर की तरह से मैं बात करता हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है। आज जो है, आज के वर्ल्ड में कंप्यूटर लिटरेसी इज एसेंशियल, क्योंकि क्रिटिकल सर्विसेज जो है, बैंकिंग, हेल्थ केयर,
और गवर्नमेंट सर्विस जितनी स्कीम्स हैं, एप्स हैं, सभी तो डिजिटल हो गए। आप रोजाना देखते हैं, आपकी डेली लाइफ में डिजिटल के बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए अब इसमें यह बताया गया है कि आप जो है इंटरनेट एक्सेस सबको चाहिए, ग्रोसरी से लेके ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन, कोचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे घर बैठे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो कॉलेज स्कूल में लड़कियां नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते, जो रिमोट में बैठे हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपने नोट्स बनाने हैं इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट। फिर ये बता रहा है कि कंप्यूटर लिटरेसी में अर्बन रूरल में बड़ा गैप है, फिर रिच और पुअर में गैप है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उनमें गैप है, अनइक्वल लिटरेसी अक्रॉस एज ग्रुप्स है, ये भी इसमें दिया है। फिर अंडरस्टैंडिंग इंडियाज मोडेस्ट प्रोग्रेस, और इंडिया की अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है। अब आप देखिए कंप्यूटर लिटरेसी, इसलिए जो जितने भी हम नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं कंप्यूटर पे, वो सारे ऑनलाइन एग्जाम हो गए बहुत सारे, आगे तो सारे ऑनलाइन हो जाएंगे। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है ये, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब आगे देखिए स्कूल्स एंड ओल्डर पॉपुलेशन, वो उनको फोकस करने की जरूरत है, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए हमें, टीचर्स भी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए। तो ये सारे जो नहीं, इसमें से आप एक पूरा ऐसे बनता है, इसमें ये ऐसे लिखा उन्होंने, हम बाद में ऐड करते रहेंगे, इसमें एग्जाम्पल और देंगे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आप देंगे, जैसे आपने मान लिया जो है ट्रिनिटी का एग्जाम्पल दे दिया, और बहुत एग्जाम्पल है, जनधन योजना का दे दिया, जितने प्रधानमंत्री के नाम से स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम्स है। इवन फार्मर्स को जो है वो भी ऐप यूज करता है फार्मर, मान लिया उसका कोई लॉस हो गया, तो बीमा के लिए जो ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें ऐप पे डालता है मेरे कितने एकड़ में लॉस हुआ है, तब वो उसकी इंस्पेक्शन होती है। तो अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक सभी को कंप्यूटर लिटरेसी की जरूरत है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है पढ़े लिखे होना, कि भी आप मैट्रिक होना जरूरी है, कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए, क्योंकि सबके पास स्मार्ट टेलीफोन है अब। तो इससे आपने एक ऐसे बनाना है साथ में। अब इसमें जो है ये आर्टिकल पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं है मटेरियल इसमें, लेकिन ये बताया कि अगले 5 साल में हमारी क्लाइमेट एक्शन क्या होना चाहिए, नई गवर्नमेंट का क्लाइमेट एक्शन क्या होना चाहिए, वो एक बार आप पढ़ लो। जैसे इसमें जो ना एक बार रिवीजन किया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोalition फॉर डिसास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ग्लोबल बायो फ्यूल्स अलायंस, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 पर, ये 4 जो ना ऐसे इवेंट है जिसमें एक एग्जाम में आ सकता है इसका 2024 में। ये मेन के जो मैं जितने बताता हूँ 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएंगे, ना कि आपके मैगजीन से। ओरिजिनलिटी आएगी, ओरिजिनलिटी नजर आएगी आपको प्रीलिम में भी मेन में भी। अब ये जीनोसाइडल वायलेंस लूमिंग इन म्यांमार, अब म्यांमार में लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। एक तो रखीने स्टेट है जो, वहां पे मैक्सिमम जीनोसाइडल वायलेंस हुआ है जब से मिलिट्री गवर्नमेंट आई है, रखीने स्टेट। और रोहिंगा पीपल जो है वो सबसे ज्यादा ओप्रेस्ड है, सेफ गोटेड है, एक्सप्लॉइटेड है, जो इफेक्ट हुए जीनोसाइड में 2016-17 के भी। उसके बाद हम क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, मिलिट्री जुंटा जो है उसकी और एथनिक ग्रुप्स हैं वहां पे म्यांमार में, अराकान आर्मी और दूसरे, उनकी लड़ाई चल रही है। वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये मिलिट्री जनता डेमोक्रेसी नहीं चाहती। अब इंडिया का इसमें क्या रोल होना चाहिए, ये पूरा आर्टिकल है इसमें। अब ये ग्रेव कंसर्न, आज एडिटोरियल आप देखेंगे, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना आपने। जब कोई आर्टिकल ऐसा होता है ना प्रीलिम के लिए, मेन के लिए, वो मैं इमीडिएटली लेके आता हूँ, छोड़ता नहीं कभी भी, छूट नहीं सकता मेरी नजरों से, मेरी ईगल्स आई से देखता हूँ। अब वाइल्ड टाइप 1 पोलियो, WPV1, इसको इरेडिकेट करना है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में अभी भी एंडेमिक है, कुछ केसेज है। और गोल क्या है WHO का, 2026 तक इसको इरेडिकेट करना है, विच इज बिकमिंग वेरी टफ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में केसेज है वहां से। अब आजकल क्या है, एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे हाज में जो है
20-21 लाख लोग जो ना गए हैं। कितने कंट्री के गए हैं? इस्लामिक कंट्री से, दूसरे कंट्री से, इंडिया से कितने लोग गए हैं? वहां पे क्या है, इकट्ठे होने के बाद क्या है, जो कंटेजियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो बड़ी जल्दी फैलती है। वहां से फिर जो डिजीज दूसरे कंट्री में आ जाएगी। ये दिक्कत है। ये आती तो फीकल मैटर से है, लेकिन वुमन टू वुमन कांटेक्ट पॉसिबल है इसमें, थ्रू ओरल फीकल मैटर। अब एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो है 2022 में 20 केस आए थे टाइप 1 के। टाइप 2 और टाइप 3 वर्ल्ड से खत्म हो चुका है, ये याद रखना आपने। वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 और 2, 1 अभी है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, 2 और 3 खत्म हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। माइंड इट। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जहां पे फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है बच्चे, या अनइम्यूनाइज्ड है, ये पार्शली वैक्सीनेटेड है, उनको खतरा है। और इसमें पैरालिसिस हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। आपको पोलियो, टाइफाइड, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस, ये इंपॉर्टेंट जो बीमारियां हैं, खास करके कम्युनिकेबल, उसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है प्रीलिम में। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये इसका मैंने जो है इस तरह से आपने एमसीक्यू दूंगा मैं आपको, ये तो एक सैंपल लेके आया हूँ आज 3-4 क्वेश्चन का। ऐसे रोजाना 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मान लिया आपके 5,000 क्वेश्चन हो गए एक साल में, उससे आप अंदाजा लगा लो आप कितने रिच हो जाओगे। कैसे प्रीलिम में फेल कर सकता है आपको? कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको प्रीलिम में फेल कर देगी, जब करंट अफेयर आपका इतना स्ट्रांग होगा। और स्टैटिक मैं स्ट्रांग करवाऊंगा आपका, मॉक टेस्ट दे दे के मॉक टेस्ट बार बार हर महीने आपको इतना स्ट्रांग करा दूंगा कि आपके माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। और आपको फरवरी मार्च में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 10-11 लाख बच्चों में अलग आपका जो है अव्वल दर्जे का कॉन्फिडेंस होगा एग्जामिनेशन सेंटर में। हमारा जो है टेस्ट एंड कंटेस्ट, ये मैं पेज का इनिशिएटिव जो लिया है, इतने पेज का ओपिनियन पेज, एडिटोरियल, टेस्ट एंड कंटेस्ट, डाटा पॉइंट, साइंस पे संडे को, एफएक्यू संडे को, प्रोफाइल संडे को, और 4 दिन जो है हिंदू में साइंस पेज लास्ट में, और एक्सप्लेन्ड पेज आपका इंडियन एक्सप्रेस में, इकोनॉमी पेज इंडियन एक्सप्रेस में, बिजनेस पेज आपका हिंदू में, और वर्ल्ड पेज दोनों में। ये पेज मेरे रोजाना फेवरेट रहते हैं। ये इन्हीं में आपके क्वेश्चन होते हैं जो 2025 में आएंगे प्रीलिम के मेन के। अब इसमें जो ना टेस्ट एंड कंटेस्ट में आहाज पिलग्रिमेज में क्या हुआ है, सऊदी अरेबिया में 1300 से ज्यादा कैजुअलिटी होगी। वहां टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज हो गया। अब वहां पे क्या हुआ, 2 लाख के करीब तो अनअकाउंटेड थे, जिनके पास जो है वैलिड वीजा नहीं थी, नॉन डॉक्यूमेंटेड अनऑथराइज्ड पिलग्रिम्स। 2 लाख तो वही हो गए थे, जॉर्डन से, इजिप्ट से, इराक से। ठीक है ना? तो ये जो है इसको कैसे रोका जाए, ये भी आ सकता है मेन में। और इसमें एक ये लाइन लिखे, ही हाज इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये कहते हैं मक्का में एक बार जो मुस्लिम है, जो एक वेल टू डू मुस्लिम, उसको जरूर जाना चाहिए लाइफ में एक बार। अराफात सऊदी अरेबिया में एक जगह है जहां पे प्रोफेट मोहम्मद डिलीवर्ड हिज फेवरल सरमन टू मोर देन 1 लाख पिलग्रिम्स इन 632 AD। ये अराफात पूछ लेंगे आपसे, कितना कल्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अराफात कहाँ पे है। तो ये आर्टिकल इस तरह से पढ़ के आप नोट्स बना लो जो आपको लगता है ना, जैसे हाज इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, अराफात का, ऐसी जो है ट्रेजिडीज कैसे रोकी जाए, हीट वेव्स की, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, लाइक दैट। अब ब्रह्मपुत्र रिवर में एक फीमेल घड़ियाल, घड़ियाल जो है चंबल रिवर में फ्रेश वाटर के हैं ये, इसलिए रिवर्स में मिलते हैं। घड़ियाल पता होना चाहिए, इनका हैबिटेट पता होना चाहिए आपको। घड़ियाल और मुगर क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस है? घड़ियाल जो है ये मिला है, जो यहाँ ब्रह्मपुत्र, इसका स्नाउट जो है बड़ा लंबा है, इलोंगेटेड स्नाउट है। इसका नाम है घड़ियाल का गेवेलिस गेंगेटिकस। ये रेप्टाइल में आता है, इट इज रेप्टाइल। और अब ये है, जब ब्रह्मपुत्र रिवर में एक फीमेल घड़ियाल मिला है और 2-3 साल लगता है वो जो है ओल्ड है, तो अब काजीरंगा में ये मिला है। तो काजीरंगा का जो टेक्निकल स्टाफ है, डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा है कि ये टाइगर रिजर्व, इसका मतलब राइट कंडीशंस है यहाँ पे फॉर ए
घड़ियाल ब्रीडिंग प्रोग्राम। और ये भी सोच रहे हैं ये कि वहां पे फीमेल मिला तो वहां कुकरेल है, कुकरेल घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर लखनऊ के पास, वहां से जो इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ ला के लाएंगे अभी पहले, फिर ये घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे प्रोग्राम चलाने का है, सरकार की प्लान है। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन असम। अब ये इकोनॉमी पेज पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिजनेस पेज पे हिंदू में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमें पता ही नहीं कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नहीं फ्रेम करना आता 99% बच्चों को। इसमें क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ है, एक तो हमारा शुगर स्टॉक बढ़ गया, क्या करें, एक्सपोर्ट पे जो है जो कर्व लगाया है गवर्नमेंट ने, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, उसको लिफ्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जो शुगर पाइलअप हो रही है शुगर मिल में, उनका जो है इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, एक तो उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही, फार्मर को सेल नहीं हो रही, और मार्केट में प्राइस क्रैश कर जाएगा यदि ज्यादा रुकता है तो। इसलिए जो है एक्सपोर्ट होना चाहिए फॉर द टाइमिंग एक्सेस स्टॉक। एक तो ये इसमें बताया गया है, वो बड़ा जरूरी है। क्यों? वो सब ये सबके हित में, शुगर मिल के हित में भी है, फार्मर के। यदि फार्मर की पेमेंट नहीं होगी तो फार्मर सफर करेगा, शुगर शुगर मिल के पास इन्वेंट्री पड़ी रह जाएगी। अब इसमें एक लाइन ये भी लिखी है कि गवर्नमेंट ने फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस एफआरपी शुगर केन का 2024-25 एडवांस में करते हैं ना सभी क्रॉप का, सीजन का 25 रुपए पर क्विंटल बढ़ाया है, 340 रुपए पर क्विंटल बढ़ाया, लेकिन ये 10.25 रिकवरी पे है। पिछली बार जो 315 रुपए था वो था 10 रिकवरी पे, इसका मतलब मार्जिनल बढ़ा है, यू कैन से। इन रियल टर्म्स आप देखेंगे तो 10.25 पे है, 340, ये याद रखना है। क्योंकि हमेशा जो है एफआरपी जो फिक्स रिकमेंड करती है वो सीएसीपी करती है, फिक्स जो करती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय पीएम, जिसमें कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं मेंबर, वो अप्रूव करती है, फिक्स करती है और रिकमेंड करती है कॉस्ट के हिसाब से और दूसरे जो फैक्टर है इनपुट के हिसाब से, वो करती है सीएसीपी। इतने क्वेश्चन निकाल दिए मैंने। ये प्रैक्टिकल बातें आती है एग्जाम में, जो हमारे कई बार एक स्टेटमेंट गलत हो जाती है, उसी से पूरा क्वेश्चन चला जाता है। अब ये मैंने आपको जो है बना दिया, हायर एफआरपी विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बोथ शुगर मिल्स एंड फार्मर्स। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट गलत हो सकती है, ध्यान से पढ़ना है। और ये जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे रोजाना इसको कमेंट बॉक्स में डालो आंसर, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा था, मैं आपके लिए रोजाना शुरू किए थे मॉक टेस्ट, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंडिया ईयरबुक का, पॉलिटी का। मैं ये सारे रोजाना करना चाह रहा था भी आपको लेकर, लेकिन अब मैं ये बंद कर रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मेरी कोई मजबूरी नहीं है आपको ये देना वीडियो बना के। एक वीडियो में 1,000 रुपए से ज्यादा खर्चा आता है, लो कॉस्ट में भी, और मेरी कितनी एनर्जी लगती है, अकेला 66 ईयर्स का प्रोफेसर हूँ। तो ये मैं जो है इस तरह, यदि 100-200 ही व्यू आने हैं, देखना ही नहीं, 26-26,500 सब्सक्राइबर हैं, 2,000 के करीब जो है टेलीग्राम पे है। यदि आपने 100-200 ने देखना है, इसका मतलब क्या है, आप, कई बार क्या होता है जो फ्री की चीज होती है ना उसकी हम वैल्यू नहीं समझते। हवा है, पानी है, कई बार हमें लगता है ये फ्री मिल रही है, हम इनकी वैल्यू नहीं समझते एनवायरमेंट की। इसी तरह ये जो मेरा मटेरियल है, कई बार एक एक क्वेश्चन बनाने पे मुझे बड़ा समय लग जाता है। एक मॉक टेस्ट जो 5 क्वेश्चन का बनाता हूँ पूरा दिन लगता है मुझे, कैन यू बिलीव। और जो यूपीएससी के जो पेपर सेटर पेपर बनाते हैं ना, उनको 25-25, 30-30 क्वेश्चन सेट करने में उनको 15-15 दिन लग जाते हैं। उनकी बार बार देखना पड़ता है, रॉन्ग ऑप्शन कोई गलत तो नहीं हो गया, कोई ठीक तरह से दिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसी तरह मुझे टाइम लगता है, हर क्वेश्चन बनाने में बड़ा समय लगता है। तो ये मॉक टेस्ट जो है मैं आपके लिए नहीं लेके आऊंगा वीडियो, लेकिन जितने मॉक टेस्ट मैं बनाऊंगा सारे पूरे साल, चाहे वो 1,000 क्वेश्चन बने, 2,000, 3,000, सारे एक तो क्वेश्चन नए होंगे। प्लेगरिज्म जीरो, प्लेगरिज्म 0% होगी, ना तो आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे ना अब आगे मिलेंगे। हाँ, जैसे मैंने ये 3 मान्य स्टेटमेंट दे दी, इसमें से एक स्टेटमेंट हो सकता है प्रीवियस ईयर में मिल जाए, 2 मिल जाए, मतलब मेरे स्ट्रक्चर किया हुआ क्वेश्चन अलग होगा। मैं करता हूँ एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के हिसाब से, इसलिए प्लेगरिज्म की कहीं गुंजाइश नहीं है। और आपको प्रीलिम में, मेन में ऐसा क्वेश्चन आएंगे जो जिसमें प्लेगरिज्म होगी नहीं बिल्कुल भी एग्जामिनर की,
फ्रेश क्वेश्चन बनाएगा मेरी तरह से। अब ये साइंस पेज पे इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी नहीं सुनी थी, फर्स्ट टाइम सुने हैं मैंने आज ये। रेडिएशन बायोडो सिमेट्री, व्हाट इज रेडिएशन बायोडो सिमेट्री, ये मेजरमेंट का है। इसको आर्टिकल को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, इसके क्वेश्चन मैंने सारे निकाले कि कितनी हमारी जो है ना टॉलरेंस लिमिट है, क्या होती है ये बायोडो सिमेट्री। ये आपने बेसिक, कई बार 2 नंबर का आ जाएगा, बायोडो सिमेट्री, रेडिएशन बायोडो सिमेट्री पे 4 लाइन आ गई। अब इसका क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ऐसे मुश्किल भी क्वेश्चन 25-30 आएंगे। अभी आप देखिए, आप कहेंगे जी बड़ा मुश्किल है, भाई वहां जो है 25-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप टच नहीं कर सकते, उनकी तरफ मैं लेके जा रहा हूं। मेरा ध्यान ये है वो 25 क्वेश्चन जो आप टच नहीं कर सकते, इस बार उनको ठीक करके आओ। और मैं ये चाहता हूं, मेरा टारगेट ये है, जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स के करीब 25-30 क्वेश्चन ठीक हो गए, बाकी स्टैटिक के मॉक टेस्ट के माध्यम से, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, और बाद में जो है नवंबर दिसंबर के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत सारे दूंगा। और जो बच्चों ने रजिस्टर किया है, एनरोलमेंट किया, उनको फ्री मिलेंगे। बाकियों के लिए प्राइस होगा, उनको फ्री मिलेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे इस कोर्स में, फिर वो दूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं हर तरह से आपको एक रिगरस ट्रेनिंग, मिलिट्री टाइप ट्रेनिंग देना चाहता हूं, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि हम प्रीलिम में 0.5 से भी फेल हो जाए। हमारे 20-25 ज्यादा नंबर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अब ये मेन का एक क्वेश्चन और बना दिया। अब बिहार में जो है 10 ब्रिज गिर गए, अब इंक्वायरी चल रही है। हम इस स्टेज पे ये नहीं कह सकते कि उनकी जो है स्ट्रक्चर कमजोर था, या उसमें जो है कहीं हेराफेरी होगी, माल प्रैक्टिस हुई है, जो भी अभी नहीं कह सकते। लेकिन जो पीछे जो है जैसा चलता आ रहा है, प्रोबेबल काजेज क्या हो सकते हैं, आप क्योंकि आप डीएम लगने जा रहे हैं, आपको माइंड में होगा ना ये प्रोबेबल काजेज, ज्यादा फट जो है इंक्वायरी कर दोगे जब आप इंक्वायरी करोगे। देन व्हाट मेजर शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज फ्रॉम ब्रिज कोलैप्स। वेस्ट बंगाल में गिरा था एक बार, तो ये इंसिडेंट होती रहती है। क्या ये ओल्ड है, नया ब्रिज है तो क्यों गिरा है, ये सारे जो है स्ट्रक्चरल क्या है, इंक्वायरी का विषय, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जरूर लिखना हर लाइन में, हर बार। अब ये ओपिनियन पेज पे हिंदू में आज बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडिया म्यांमार बाईलेटरल रिलेशंस, या इस तरह से पूछ लेंगे, शुड इंडिया रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी इन व्यू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रहा है। अब ये जो आर्टिकल है, मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक तो ये जो है फॉर्मर एम्बेसडर है, उन्होंने लिखा है। ये जो है आर्टिकल 2 इंटेलेक्चुअल ने लिखा है, नंदिता, अक्सर इनके अक्सर आते रहते हैं आर्टिकल, और राजीव भाटिया। ऐसे आर्टिकल जो है हमें मिल जाए, इन्होंने क्वेश्चन भी दिया, आंसर भी, पहले क्वेश्चन है फिर आंसर किए बारी बारी। ऐसे आर्टिकल हमें मिल जाए तो हमारे जीएस पेपर 3 में खास तौर पे 120 से ऊपर आएंगे, और बाकियों में भी 125 प्लस आएंगे। अब ये क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस ईएओ एंड मिलिट्री जुंता इन म्यांमार, उससे ये क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है। अब इंडिया का इसमें जो है इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट डज इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड म्यांमार रिक्वायर कोर्स कनेक्शन। अभी तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पूछा, यदि वैसे ही पूछ लें आपसे, शुड इंडिया रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी, तो आपने एफएमआर भी लिखना है, और दूसरी भी है, कलादान प्रोजेक्ट, जितने भी है सारे लिखने हैं फिर तो। ईएओ जो है इथनिक आर्म जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको फ्री कराना चाहता है मिलिट्री जुंता से, और इनका काफी एरिया इन्होंने जो है ऑक्युपाई कर लिया है। करीब करीब म्यांमार में एटलीस्ट 45% टेरिटरी म्यांमार की इथनिक ग्रुप पे आ चुकी है। इथनिक ग्रुप्स और पीडीएफ, ये एक तरफ है, मिलिट्री जुंता एक तरफ, ठीक है ना। और इसमें जो है इंडिया का जो है क्या रोल होना चाहिए, इंडिया क्यों इंटरेस्टेड है, एक तो हमारा जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारी नेबरहुड पॉलिसी है। दूसरा हमारा इंटरेस्ट ये है कि वहाँ चाइना के फुटप्रिंट है, चाइना से हमें डर है, हमारी स्ट्रेटेजिक मैटर है, ये सिक्योरिटी का मैटर है। जो चाइना आ जाए, आ रहा है वहां पे, हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइना की प्रेजेंस को हमें वहां पे इनके उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी, कभी एग्जाम में आ जाए तो देख लेना आप। said that there is an international plan by some countries to create a Christian state in a part of Myanmar. क्या ये पॉसिबल है? इस तरह के जो है आपका ओपिनियन बन जाएगा, इससे नोट्स बना लो। यदि आपने पढ़ के छोड़ दिया कोई फायदा नहीं, मैं भी भूल जाऊंगा, लेकिन ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मेन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने मेन का क्वेश्चन बना दिया, क्रिटिकली एनालाइज द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया म्यांमार बायलैटरल रिलेशंस। इसमें आपको सारे आएंगे रिसेंट डेवलपमेंट, एफएमआर तो रिसेंट है ही, वहाँ बॉर्डर हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं, ये सारा लिखना पड़ेगा सब। शुड इंडिया रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी कीपिंग रिव्यू इथनिक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिट्री जुंता इन म्यांमार? क्या इंडिया को ये इसी में दिया है, रिव्यू करनी चाहिए पॉलिसी? ऐसे क्वेश्चन यदि आप यहां से नहीं पढ़ेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं आएगा 10 में से, आई टेल यू, इन मेन में। इसीलिए आपके मार्क्स जो है 70 से आते हैं 250 में से। मुझे पता है, मेरे पास मान लिया सपोज मैं एक एग्जामिनर हूं, मान लिया हूं नहीं मैं, लेकिन मैं मान लेता हूं मेरे लेवल के एग्जामिनर है वहां पे, ये मुझे पता है यूपीएससी में। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर में से लेटेस्ट चीज क्या निकाल के लाया एस्पिरेंट, तब उसको मार्क्स दूंगा। सुपरफिशियल नॉलेज का कोई नंबर नहीं है यूपीएससी में, सुपरफिशियल राइटिंग कर दोगे कोई फायदा नहीं उसका। सॉलिड विद फैक्ट्स। अब ये एक स्कीम लॉन्च करने जा रही है भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, 50,000 विलेजेस इन 310 डिस्ट्रिक्ट, 310 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट प्रिपेयर्स प्लान फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। अब क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पे मैं एक वीडियो लेना चाहता था, एक मॉडल आंसर आपको देना चाहता हूं, लेकिन आप वीडियो देखते नहीं, इसलिए मॉडल आंसर बना के आपको मैं ये भेज दूंगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब है हमने रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, भूमि को बचाना है, सॉइल को, एयर को, वाटर को, हमें रिसोर्सेज को बचा के और फार्मिंग करनी है। और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो निकल रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, मान लिया मार्च में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, हमारी वीट की प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। हमारा जो है मेच्योरिटी पीरियड शॉर्ट हो जाएगा सभी क्रॉप्स का, यदि क्लाइमेट चेंज होता है, हो रहा है। ऐसी वैरायटी जो है हम लगाएंगे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी होंगी, ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी होंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होंगी, और ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज है, वो है हमारे पास, लेकिन फार्मर तक समय लगेगा पहुंचने में। तो जो एबायोटिक स्ट्रेस लिखा ना, एबायोटिक का मतलब ड्राउट का, बायोटिक होती है डिजीज पेस्ट, तो हमारे पास एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज है और बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज है 2000 से ज्यादा। आईसीआर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, क्लाइमेट रिलेटेड क्रॉप्स हैं, वैरायटीज है, दोनों चाहिए। क्लाइमेट रिलेटेड क्रॉप्स आपके मिलेट्स हैं। इस तरह का मैं एक आपको मॉडल आंसर बना के दूंगा, डोंट वरी। और ऐसा आंसर बना के दूंगा, बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, आपके 10 में से 7.5 नंबर आएंगे। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनटीए पे जो है क्वेश्चन मार्क है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी है जो एनटीए में हुआ है, जो नीट के एग्जाम में हुआ है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वेरी गुड थिंग। व्हाट कीप्स जेईई इंटीग्रिटी इंटैक्ट कंपेयर टू नीट? में जेई में तो नहीं हो रहा, 96 में, कभी 90s में हुआ था पेपर लीक, ये फुल प्रूफ है। नीट क्यों नहीं है? इसमें यह बताया गया, इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ोगे, कि जेईई में आईआईटी का जो है सीनियर जो फैकल्टी है वो इन्वॉल्व है, और सिक्रेसी जो है कई लेयर की सिक्रेसी है जो कि नीट में नहीं थी। अब ये एग्जाम में आएगा 10 या 15 नंबर का, इस बार 2024 में 100% आना आपका नीट से रिलेटेड, एनटी से। इसके भी आप जो है इसका यहाँ 2 लाइन यहाँ से लिख सकते हो, रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहे हैं ना आर्टिकल, 2-2 लाइन उठाते जाओ, जो इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आंसर बन गया मॉडल। तो इसका जो इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ के और आपके 4-5 लाइन लिख लो कि जेई और इसमें वहां पे क्यों जो है इंटीग्रिटी साउंड है, नीट क्यों लीक हुआ है, या दूसरे पेपर क्यों लीक हो रहा है, किसी तरह से भी दे सकता है। इसमें टीसीएस इन्वॉल्व है साथ में जेई में। और एक ये बताया इन्होंने कि जो है इसमें कैंडिडेट जो है 22 लाख के करीब है, जेई में कम होते हैं कैंडिडेट, कि हम एट ए टाइम कितने कैंडिडेट का जो है
टेस्ट ले सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया टीसीएस 2 लाख कैंडिडेट का जो है टाइम ले सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है टेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है हमारी। तो ये इसमें बहुत सारे पॉइंट है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बहुत पॉइंट मिलेंगे कि अब नीट की आगे लीकेज ना हो किसी भी पेपर की, जेई की, नीट की, तो क्या जो है एहतियात बरते जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। अब हेल्थ मिनिस्ट्री टू एमएचए, एमईए, होम मिनिस्ट्री को, एमईए को इन्होंने लिखा है कि इन्फॉर्म फॉरनर्स, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उनके थ्रू, अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉ। हमारे कंट्री में क्यों आते हैं फॉरनर्स, आसपास के जो खास करके एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज के, बाहर से, इवन वेस्ट से भी आते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, इसलिए आते हैं, और सस्ता है, चीपर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन हमारे जो लॉज हैं वो उनको मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो है कॉमर्शियल जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, दैट इज प्रोहिबिटेड एंड पुनिशेबल। जो कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट के बारे में सभी कंट्री को पता होना चाहिए। और ये 2 जगह वायलेट हुआ है अभी रिसेंटली, राजस्थान में वेयर फेक एनओसी दे दिया बांग्लादेशी में, और एक दिल्ली में जो कि म्यांमार नेशनल की किडनी जो है उन्होंने पेमेंट से डोनेट करा ली, पेमेंट करके, लालच दे के। ये दोनों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एथिक्स के पेपर में। मैं ऐसी ऐसी न्यूज इसलिए लाता हूँ ताकि आपको वहां एग्जाम में लिखोगे आप एक एक 2 2 लाइन इनमें से। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में आपको पता है एक्सप्लेन्ड पेज और इकोनॉमी पेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन्ड पेज पे एससीओ के बारे में, एससीओ में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 2024 में ये अभी समिट कहाँ पे हो रही है, अस्ताना में, और वहाँ कौन गए हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नहीं गए। अस्ताना में हो रही है, सेंट्रल एशियन कंट्री में, कजाकिस्तान की कैपिटल। वहां पे बेलारस की एंट्री हुई है, फुल टाइम मेंबर बने बेलारस। और इसने बताया एससीओ पहले जो संघाई 5 थे 96 में, फिर 2001 में एस्टेब्लिश हुई संघाई में एससीओ, इंटरनेशनल रजिस्टर बेलारस ने ज्वाइन कर लिया। बाकी कंट्री कौन कौन से, ये आपको टिप्स में होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। और एक हमारा ध्यान ये भी है, चाइना का भी है, कि वहां पे जो है सेंट्रल एशियन कंट्री ना, उनमें ऑयल गैस रिच नेशन है। तो चाइना वहां पे जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया है। तो हमारी भी जो है इस एससीओ के माध्यम से हम भी सेंट्रल एशियन कंट्री से पहुंचना चाह रहे हैं, चाहे वो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, या जो आईएमईसी है, ये सारे जो है हम इसके पैरेलल बढ़ा रहे हैं, बीआरआई। अब ये बहुत अच्छा आर्टिकल है एग्रीकल्चर पे, डेयरी पे। मेन एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 3 में हमारा 50 नंबर का आएगा, जिसमें डेयरी भी होगी, फिशरी भी हो सकती है, एग्रीकल्चर भी। और ये कोशिश मेरी ये रहेगी आपको दिसंबर तक ये मॉडल आंसर बना के दे दूं, फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। अब हमारी इसमें आर्टिकल में क्या है कि मिल्क पाउडर हमारे पास एक्सेस में है, एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे भी रेट गिर गए, हमारे कंट्री में भी इसके रेट गिर गए। इसके रेट गिरने से क्या, डेयरी, जो हमारी डेयरी है, यूनिट्स है, उनकी वायबिलिटी घट जाएगी, उनका प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, उनके लॉसेज में आ जाएंगे। इसलिए एक स्टेबल प्राइस रहना जरूरी है। और ये चॉकलेट में बहुत चीजों में गिरता है, बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर की कंजम्पशन हम, मैं, मेरी एक सजेशन है, मैं सुबह सोच रहा था, एक तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है, एक्सपोर्ट पर देनी चाहिए मिल्क पाउडर पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट हो जाए, जितना फालतू है हमारे पास। दूसरा, ये मिल्क पाउडर हम जो है मिड डे मील में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, जितना ये फालतू सारा इस्तेमाल हो जाएगा मिड डे मील में मिल्क पाउडर, क्योंकि एसएनएफ होता है उसमें, सॉलिड नॉट फैट होता है, फैट नहीं होता, बाकी सॉलिड उसमें प्रोटीन होता है, बच्चों को जरूरत है। तो यदि हम मिड डे मील में इसको इस्तेमाल कर ले फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिल्क पाउडर को, तो हमारी ये समस्या भी खत्म हो सकती है। और ये टेबल में आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, स्कीम्ड का मतलब होता है फैट फ्री, फैट निकाल लेते हैं वो। ठीक है। इसमें देखिए आप, स्कीम्ड मिल्क पाउडर को एक्सपोर्ट हमारा, अब एक्सपोर्ट हमारा जो है
23-24 में देखिए 114 करोड़ का हुआ है सिर्फ, और 12-13 में हमारा 1100 करोड़ से ज्यादा था। तो ये बड़ा फ्लक्चुएटिंग कर रहा है। इसमें सरकार को टाइम टू टाइम एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, जैसे हमारा एक्सेस है, या तो डोमेस्टिक लेवल पे इसकी कंजम्पशन बढ़ाए मिड डे मील या दूसरी स्कीमों में, या फिर जो है एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे। नहीं तो हमारे जो डेयरी यूनिट्स हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो फेल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने नोट किया है कि न्यूज में मैं कितना जो है जोर लगाता हूँ, कितना पेनिट्रेट करता हूँ न्यूज को। आप ये मान कर, जैसे ये मान लो अपने मन में, इतने कॉन्फिडेंस लाओ कि जैसे आपको एग्जामिनर जैसा कोई पढ़ा रहा है, यूपीएससी का। ऐसा ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जितना मैं जो है सुबह 6 बजे उठ के 4 घंटे क्रिटिकल स्टडी, इंटेंस मेटिकुलस बड़ी स्टडी करके ये एमसीक्यू इतने लेके आता हूँ। फिर मेन के क्वेश्चन आज 3 दिए मैंने, तीनों के मॉडल आंसर लिख के मुझे भेजो आप, मैं चेक करूंगा, क्योंकि मुझे तो याद है ये आर्टिकल। इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह आप रोजाना लिखते रहोगे तो आपको ये लगेगा मेन एग्जामिनेशन बड़ा आसान है, प्रीलिम तो आपका पास करवाना ही है, ये तो मेरा डिटर्मिनेशन है। इसलिए आप इमीडिएटली कोई भी किसी तरह का भी, मैंने बताया आपको, शक है, कोई प्रश्न आपका, कोई किसी तरह कोई क्वेश्चन है, छोटी है इंक्वायरी, बड़ी है, कोई क्वारी छोटी बड़ी नहीं होती। सिंपल ये पूछ रहे हो कि क्या मैं ऑप्शनल बदल लूं, ये भी बता दूंगा मैं आपको। कौन सा ऑप्शनल अच्छा रहेगा वो भी बता दूंगा। मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और मैं जो है 1982 से यूपीएससी के सिस्टम से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने 83 में पहला दिया, तो 1982 से तैयारी स्टार्ट की थी। 3 मेन दिए, 3 बार प्रीलिम किया। तो आपने अब लास्ट मेरी यही सबमिशन है कि मेरी जो भी वीडियो आती है उनको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, और उसमें से नोट कीजिए, क्योंकि एनालिसिस ऑफ न्यूज है ना, जो वो बाद में नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, सिर्फ वीडियो में मिलेगा यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।